Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study Muslim marriage. मुस्लिम मैरिज के अंदर हम लोग 7 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला डेफिनेशन, फिर नेचर, कैपेसिटी, एसेंशियल्स, ख्यालुल बुलाग, इद्दत एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज एंड लीगल इफेक्ट्स ऑफ मैरिज। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन। मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्रपोज़ल होता है, उसका एक्सेप्टेंस होता है, फ्री कॉन्सेंट का होना ज़रूरी है, तब उसको कंसिडरेशन में लिया जाता है जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए इसे कहा जाता है कि मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज एक डिवोशनल एक्ट है। कुरान और हदीस में भी बताया गया है कि स्पाउसेस दैट इज़ वाइफ एंड हस्बैंड आर स्ट्रिक्टली इंजॉइंड टू लव एंड ऑनर ईच अदर। कुरान तक में बताया गया है कि शादीशुदा लोगों को, जैसे वाइफ और हस्बैंड जो हैं, उन दोनों को एक दूसरे को प्यार देना चाहिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इंजॉय करना और एक दूसरे पे प्यार बरसाना, अफेक्शन पैदा करना, दोनों एक दूसरे के प्रति अगर ये काम करते हैं तो ये बन जाता है नोबल एक्ट। तो दोस्तों कुरान की बातों को दिमाग में रखते हुए, उसकी टीचिंग्स और ट्रेडिशंस को व्यूज़ में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मैरिज अंडर इस्लाम इज़ सैक्रेमेंट। या ये भी कह सकते हैं हम कि मैरिज इन इस्लाम इज़ नीदर अ प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट नॉर अ सैक्रेमेंट। ना तो ये कोई प्योरली कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही तो ये कोई सैक्रेमेंट है। कुरान में शादी को बताया गया है, शादी का नाम दिया गया है मिताकुन गलितुन। मुस्लिम मैरिज एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। मुसलमानों की शादी को निकाह बोला गया है। निकाह का मतलब होता है दो लोगों का मिलन। निकाह वर्ड का इस्तेमाल मुस्लिम लॉ में किया जाता है। दोस्तों निकाह का मतलब ही होता है दो लोगों का एक होना। पति पत्नी, वाइफ और हस्बैंड जब एक होते हैं तो उनको कहा जाता है ज़ौजा। जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना कपल्स, तो हम लोग अरबिक में कहते हैं ज़ौजा। मैरिज जो है, निकाह जो है, इन मोहम्मदन लॉ इज़ नॉट अ सैक्रेमेंट बट इट इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। एक केस लॉ देखते हैं, दैट इज़ शोहरत सिंह वर्सेस जाफरी बेगम। प्रिवी काउंसिल ने बोला कि निकाह जो है मुस्लिम लॉ के अंडर एक रिलीजियस सेरेमनी है और मैरिज जो है इस्लाम में ये सोसाइटी के बेसिस पे होना चाहिए। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है और तो और ये एक पवित्र बंधन भी है। दोस्तों निकाह का मतलब शादी का एक मुख्य वजह ये है कि ये सोसाइटी को बचाना चाहता है गंदगी से, दैट इज़ अनचैस्टिटी एंड फाउलनेस। इस्लाम में शादी को एक वर्शिप के तौर पे देखा गया है, इबादत के तौर पे देखा गया है, क्योंकि ये मैनकाइंड को प्रिजर्व करता है फ्रॉम पॉल्यूशन, गंदगी से। लेकिन अब हम दोस्तों पुराने ज़माने की बात करते हैं, दैट इज़ प्री इस्लाम अरेबिया। उस वक्त के जो लॉज थे ना, वो मेंस को ज़्यादा अपवर्ड लिफ्ट करते थे और वुमेन के अगेंस्ट होते थे हमेशा। दोस्तों पॉलीगमी उस वक्त फेमस था। पॉलीगमी का मतलब होता है एक बार में दो वाइफ को रखना। ये बोला गया था कि आप शादी कर सकते हैं लेकिन आप अपने ब्लड रिलेशन से शादी नहीं कर सकते, जैसे कि अपनी माँ, अपनी बहन के साथ आप कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते हैं। उस समय डिवोर्स बहुत ही सिंपल और इजी था मेंस के लिए, क्योंकि उस दौर में मेंस को बहुत ही सुपीरियर समझा जाता था और वुमेन एक तरीके का चीज़ समझा जाता था, एक तरीके का प्रॉपर्टी समझा जाता था वुमेन्स को उस समय में, और उतना राइट्स नहीं मिलता था और वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट होती थी मेन पे। इट वॉज़ प्रॉफिट मोहम्मद जिन्होंने ये सारी चीज़ों को ख़त्म किया और वुमेन का जो पोजीशन था वो टॉप पे लाया। सो देयर इज़ नो सेलिबेसी इन इस्लाम। सेलिबेसी का मतलब होता है कि इस्लाम ये नहीं कहता कि आप सन्यासी बन जाएं, आप शादी ना करें, बल्कि इस्लाम जो है ये शादी को बढ़ावा देता है, क्योंकि शादी इस्लाम के नज़रिए में एक इबादत है, वर्शिप है, ताकि मैनकाइंड को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम पॉल्यूशन। तो कोई सेलिबेसी नहीं है, जैसे कि बाकी धर्म में हम देखते हैं कि कोई संत बन रहा है, कोई साधु बन रहा है, कोई नन्स बन रही है क्रिश्चियंस में, कोई फादर बन रहे हैं, क्योंकि ये लोग शादी नहीं कर सकते। और इस्लाम में ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस्लाम को बल्कि शादी के लिए बढ़ावा दिया गया है। सेकेंड टॉपिक में अब हम आते हैं, दैट इज़ नेचर ऑफ मैरिज, मुस्लिम मैरिज। कुछ ज्यूरिस्ट का कहना है कि मुस्लिम मैरिज एक प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, पर कुछ लोग कहते हैं कि ये एक रिलीजियस सैक्रेमेंट है नेचर में। जैसे देखा जाए अगर मैरिज इन मुस्लिम लॉ जो है तो वो सेम कैरेक्टर है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था प्रपोजल होता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है, फिर एग्रीमेंट होता है, तो वैसे ही मुस्लिम लॉ में भी यही चीज़ है मैरिज से रिलेटेड। जैसे कि मैरिज जो है ये प्रपोजल रिक्वायर करता है शादी के लिए फ्रॉम वन पार्टी। एक पार्टी प्रपोजल देगा तो दूसरा पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगा। जो प्रपोजल देता है उसको बोलते हैं इजब और जो एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं कबूल। अगर लड़का और लड़की की रजामंदी नहीं है, अगर लड़की नहीं चाहती है शादी करना, तो ये शादी वॉइड मानी जाएगी। शादी संपूर्ण तभी मानी जाएगी जब लड़का और लड़की दोनों का फ्री कॉन्सेंट हो।
दोस्तों लड़का या लड़की दोनों में से किसी की भी शादी या दोनों की शादी 15 साल से कम में हो जाती है और जब वो 15 साल की होती है तब उसको लगता है कि ये शादी सही नहीं चल रहा है तो वो अपना हक ले सकती है, वो शादी ख़त्म कर सकती है, वो अपना अलग रह सकती है आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी दैट इज़ 15 ईयर्स। इसी में अब हम लोग केस लॉ देखते हैं दोस्तों, दैट इज़ एडम वर्सेस महमद। इस केस में पूरा का पूरा सैलिएंट फीचर्स बताया गया है इस्लामिक लॉ ऑफ मैरिज का। इस केस में क्या हुआ था कि लड़की का बाप शादी के लिए हाँ कर दिया था लड़का वाले लोगों को, लेकिन लड़की जो थी वो शादी के लिए रेडी नहीं थी, तो ये वैलिड मैरिज नहीं होगा। जो भी अगर शादी हुआ वो एक वैलिड मैरिज नहीं था। तो इस केस में यही कहा गया है दैट वैलिडिटी ऑफ अ मैरिज, अगर वैलिडिटी चाहिए शादी में वैलिड, तो कॉन्सेंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा केस लॉ है हमारा दैट इज़ यूसुफ वर्सेस सोरामा। दोस्तों इस केस में मिसकॉन्सेप्शन हुआ था कि कोई भी रिलीजियस अटैचमेंट नहीं था मुस्लिम मैरिज का, जो कि निकाहनामा होता है निकाह के वक्त, जो कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो नहीं था वहाँ पे। और जो जज है वो भी इस चीज़ को फॉरवर्ड नहीं लाया और इसके प्रिंसिपल से नहीं गुजरा, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ शरिया, जो शरिया हमारा कहता है, तो जज इस चीज़ से बिल्कुल नहीं वाकिफ़ था। तीसरा केस है हमारा अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफ़ा। इस केस में जजमेंट जो भी था वो मुस्लिम लॉ को बैलेंस करते हुए रखा गया था कि इट इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट और तो और ये एक रिलीजियस सैक्रेमेंट भी है। वैसे तो यहाँ पे कुछ सवाल भी उठे थे इस केस में कि मुस्लिम लॉ थोड़ा सा ही हम इसको बोल सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि इट कैन नॉट बी मेड कॉन्टिंजेंट। और टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ मैरिज। 3 पॉइंट्स है। कोई भी मुस्लिम जो कि साउंड माइंड है और जो अपनी प्यूबर्टी को पहुंच चुका है वो कॉन्ट्रैक्ट में घुस सकता है, वो शादी कर सकता है। सेक्शन 270 और 275 में बताया गया है कि गार्जियंस जो हैं वो वैलिडली कॉन्ट्रैक्ट में घुसा सकते हैं ल्यूनेटिक्स और माइनर्स को अगर वो प्यूबर्टी तक नहीं पहुंचे हैं। तो शादी अगर कोई मुस्लिम करता है जो कि साउंड माइंड है और प्यूबर्टी क्रॉस कर रहा है या कर चुका है, लेकिन शादी वॉइड मानी जाएगी अगर उसके साथ ज़बरदस्ती से शादी कराया जा रहा है। अगर उसकी कॉन्सेंट नहीं है और उसको ज़बरदस्ती बोला जा रहा है यू हैव टू मैरी मैरी मैरी, तो ये वॉइड हो जाएगा, वॉइड शादी। फोर्थ टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ मैरिज। निकाह बेस्ड है फ्यू कंडीशंस पे। जब वो कंडीशंस फुलफ़िल हो जाती है तब लड़का और लड़की प्रोक्लेम करते हैं एज अ वाइफ एंड हस्बैंड और वो एक साथ रहते हैं और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छे से गुजारते हैं। कुछ एसेंशियल्स हैं वैलिड मैरिज के लिए जो कि अभी हम देखते हैं। तो पहला है कि देयर शुड बी अ प्रपोज़ल। जब एक पार्टी प्रपोज़ल देगा तो दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करेगा। तो जो प्रपोज़ल दे रहा है उसको कहते हैं इजब और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको बोलते हैं कबूल। और ये सारी की सारी चीज़ें एक जगह बैठकर होती हैं। प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस जो है वो एक टाइम पे होना चाहिए, पहली मीटिंग में होनी चाहिए। दोनों पार्टी सेन और एडल्ट होने चाहिए। यहाँ पे 2 मेल होना चाहिए या 1 मेल और 2 फीमेल विटनेस होनी चाहिए, वो भी सेन और एडल्ट ड्यूरिंग मैरिज प्रपोज़ल एंड एक्सेप्टेंस। लेकिन ये चीज़ शिया लॉ में ज़रूरी नहीं है। मुस्लिम मैरिज का फर्स्ट एम है पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना, मतलब राइटेजियस बच्चों को जन्म देना जो अल्लाह के लिए ओबीडियंट हों और जब पेरेंट्स का डेथ हो तो उनके बच्चे रिवॉर्ड बन के रहें। क़यामत के दिन प्रॉफिट मोहम्मद उन लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे जो इस्लाम के रास्ते को भूल गया हो या इस्लाम के रास्ते को फॉलो ना करता हो, बल्कि प्रॉफिट मोहम्मद उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे, उन लोगों के लिए खड़े रहेंगे जो अल्लाह की इबादत करता है और उनको आखिरी प्रॉफिट मानता है। इसीलिए हर एक पेरेंट्स को ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को इस्लामिक तालीम दें, नॉलेज दें अपने बच्चों को, ताकि वो गुमराह ना हो जाएं, ताकि वो इस्लाम के रास्ते से हट ना जाएं। मैरिज एक ऐसा चैनल है जो फुलफ़िल करता है डिज़ायर को। 5th टॉपिक है हमारा ख़यारुल बुलाग। दोस्तों इसका मतलब होता है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। दोस्तों माइनर जो है वो लीगली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, शादी के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। और तो और ऐसा भी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज जो है वो गार्जियन के द्वारा एंटर करा दिया जाए उन लोगों को। तो माइनर जब अपनी प्यूबर्टी को अटेन कर लेते हैं तो वो रिवोक कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये जो राइट है इस राइट को बोला गया है खैरुल बुलाग, मीन्स ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। बंदा जब प्यूबर्टी में आ जाए तो वो अपना डिसीज़न खुद ले सकता है। तो ये जो राइट है ये एक सेफ गार्ड है जो इस्लामिक लॉ प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अनडिज़ायरेबल मैरिज। सारी की सारी हदीस जो है वो प्रोवाइड करती है फ्रीडम मुस्लिम गर्ल को
ताकि वो अपनी शादी को तोड़कर अपनी मर्ज़ी से जी सके। वो एक सोल नेगोशिएटर है अपने ख़ुद के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अपने ख़ुद के शादी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। दोस्तों, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 ने रिमूव कर दिया है सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस को जो कि वैलिड थी ऑन द ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, दैट इज़ खयारुल बुलाग पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी गई हैं। ओनली एंड ओनली माइनर गर्ल के लिए जिसकी शादी जो है अरेंज की गई है उसके फादर या ग्रैंडफादर के द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 7, वाइफ कैन क्लेम डिसोल्यूशन ऑफ अ मैरिज इफ़ शी इज़ एबल टू प्रूव वन ऑफ द फैक्ट। पहला है कि अगर जो शादी हुआ है वो 15 साल के पहले हुआ है उसका। दूसरा है कि शी हैज़न्ट बीन कंज्यूमिनेटेड, मतलब उसका कोई भी शारीरिक संबंध नहीं हुआ है उसके पति के साथ। तीसरा, या जो भी रिजेक्शन है शादी का वो उसके द्वारा किया गया है 18 साल के पहले। तो ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है जो कि मैरिज को डिसोल्यूट कर देता है। खैरुल बुलाग में हम लोग 2 केस लॉ पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहला केस है मुसामत चिराग बीबी वर्सेस गुलाम सरवर। इस केस में प्लेंटिफ ने स्यू किया था और बोला कि उसकी शादी को नल और वॉइड साबित करना है, क्योंकि जो शादी है दोस्तों वो रखी गई थी उसके स्टेप ग्रैंडमदर के द्वारा। लेकिन इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग सौतेलों का कोई रोल नहीं होता है। अगर लड़की के फादर ज़िंदा हैं तो कोई भी स्टेप जो है सौतेला वो रोल नहीं निभा सकता है गार्जियन का। और इसी वजह से जो लड़की है मुसामत चिराग बीबी ये खैरुल बुलाग एक्सरसाइज करना चाहती थी, मतलब वो डिसोल्यूट करना चाहती थी अपना शादी, जो कि इस्लामिक लॉ इसको इजाज़त देता है कि आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी, आफ्टर अटेनिंग 15 ईयर्स ये शादी को डिसोल्यूट कर सकती हैं। तो इसका जजमेंट आया कि लाहौर कोर्ट ने जजमेंट दिया कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वो जो था वो अफेक्ट हुआ था स्टेप ग्रैंड मदर के ज़रिए, बट फादर वॉज अ पार्ट ऑफ सच मैरिज सो इट कुडेंट बी एक्सेप्टेड। बाप के रहते हुए स्टेप ग्रैंड मदर कैसे कर सकती है, इसीलिए ये जो शादी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा केस लॉ है मिसेस ताहरा बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐलान किया कि मुस्लिम लड़की शादी कर सकती है अपनी चॉइस से अगर वो 15 साल की है और प्यूबर्टी क्रॉस कर चुकी है। और ये भी ऐलान किया कि मैरिज जो है माइनर गर्ल का वो वैलिड है और शादी के बाद वो अपने मैट्रिमोनियल हाउस में भी रह सकती है। 6th टॉपिक है दोस्तों हमारा इद्दत। इद्दत का मतलब होता है पीरियड ऑफ वेटिंग, वेट करना। तो आमिर अली कहते हैं कि इस्लाम में इद्दत एक ऐसा पीरियड है जो कि आता है डिवोर्स या किसी के हस्बैंड के मरने के बाद, जिस दौरान वुमेन मैरी नहीं कर सकती, वुमेन किसी से शादी नहीं कर सकती। जो भी पीरियड है वो कैलकुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मेंसेस। इद्दत का मतलब ही होता है कि जो समय कोई औरत बिताती है डिवोर्स के बाद या तो उसके हस्बैंड के डेथ के बाद, इस समय में वुमेन जो है वो बहुत ही सिंपल और सरल जीवन व्यतीत करती है और उसको अलाउ नहीं होता है कि वो घर को छोड़कर बाहर भी निकले। अगर वो शादी करती है अपने इद्दत के दौरान तो वो शादी को वैलिड नहीं माना जाएगा, वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़रूरी है ये देखने के लिए कि वाइफ या वीडो जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। हम लोग 7th टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज एंड लीगल इफेक्ट्स ऑफ मैरिज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड में 2 सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम्स हैं डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस, दैट इज़ सुन्नी और शिया की बात हो रही है यहाँ पे कि सुन्नी और शिया 2 अलग अलग सेक्ट्स हैं मुस्लिम्स के, जिनकी बिलीव्स और ट्रेडिशंस कस्टम्स अलग होती हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट मैरिजेस अंडर मुस्लिम लॉज। पहला है सही निकाह, दूसरा बातिल निकाह, तीसरा फासिद निकाह, चौथा मुतह मैरिज। तो पहला है सही निकाह। सही मतलब करेक्ट, दैट इज़ वैलिड मैरिज। तो दोस्तों, तो सही मैरिज ये एक उर्दू टर्म है जिसका मतलब होता है सही, करेक्ट। जब सारी कंडीशंस मुस्लिम मैरिजेस की फुलफिल्ड होती हैं तो वो सही निकाह कहलाती है, या हम उसको वैलिड मैरिज भी बोल सकते हैं। मतलब कि 2 लोग जो हैं वो एग्रीमेंट में आते हैं ऑफ़र और एक्सेप्टेंस के ज़रिए, और इसमें ग्रूम को मेहर, हक मेहर वाइफ को पे करना पड़ता है और ये वैलिड मैरिज कहलाता है। दूसरा है बातिल मैरिज, मतलब वॉइड मैरिज जिसका कोई नामो निशान नहीं है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल इज़ वॉइड। मतलब कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसको मतलब ज़बरदस्ती से कराया जा रहा है, जो लीगल नहीं है, उसको हम कहते हैं वॉइड मैरिज, दैट इज़ बातिल निकाह। फोर्सफुली निकाह कह सकते हैं, ज़बरदस्ती से। मतलब सिमिलरली एग्रीमेंट जो है ब्राइड और ग्रूम के बीच जब कोई भी एसेंशियल कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो ये मैरिज वॉइड कहलाता है।
तो कोई भी मैरिज जो कि एसेंशियल कंडीशंस फुलफ़िल नहीं कर रहा है, एग्रीमेंट नहीं है किसी भी निकाह में, तो वो कहलाता है बातिल निकाह। इसमें हम एक केस लेंगे मुंशी वर्सेस आलम बीबी। इसमें भी वही चीज़ है कि वाइफ और हस्बैंड के बीच में जो एग्रीमेंट थी ना वो फुलफ़िल नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मैरिज को वॉइड साबित कर दिया गया था। कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ मैरिज वॉइड हो जाती हैं। व्हेन अ पर्सन मैरीज अ वाइफ ऑफ अनदर मैन व्हेन द मैरिज ऑफ द लेडी वाज सब्सिस्टिंग, जब उस लेडी की शादी ऑलरेडी चल रही थी फिर भी वो किसी और आदमी से शादी कर लेती है तो वो वॉइड बन जाता है। मैरिंग मोर देन 4 वाइफ्स, अगर आप 5वीं से शादी करते हो तो वो वॉइड बन जाएगा। या आप किसी नॉन मुस्लिम से शादी कर रहे हो। एक केस है तंजीला बीबी वर्सेस बाजरुल शेख। इस केस में क्या हुआ था कि कोर्ट हेल्ड दैट मैरिज विद अ वुमन हु इज़ प्रेग्नेंट फ्रॉम बिफोर द मैरिज इज़ वाइड, मतलब कोई भी औरत से अगर शादी हो रही है तो वो किसी और के बच्चे के साथ अगर प्रेग्नेंट है तो वो जिस दूसरे आदमी के साथ जो शादी कर रही है वो शादी खारिज हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। तीसरा है फासिद निकाह, मतलब इर्रेगुलर मैरिज। यहाँ पे 2 पार्टीज़ जो है वो फेल हो जाती है फुलफिलमेंट को प्रोवाइड करने के लिए। इरेगुलरिटीज़ में हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि मैरिज विदाउट विटनेस या मैरिंग विद अ 5th वाइफ, इस तरीके का कुछ इरेगुलर चीज़ होता है तो वो निकाह नहीं होता, वो मैरिज नहीं होता। एक केस है अता मोहम्मद वर्सेस साइकुल बीवी। इट वॉज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ मैरिज इज़ टेम्परली प्रोहिबिटेड इट इज़ फासिद एंड नॉट वाइड। दोस्तों फासिद मतलब इरेगुलर, वॉइड नहीं, इरेगुलर, दोनों में बहुत फ़र्क है। जब कोई शादी टेम्परली प्रोहिबिटेड होती है कुछ समय के लिए तो उसको बोलते हैं इरेगुलर, ठीक है, और उसी को हम कहते हैं फासिद भी। इरेगुलर मैरिज सिर्फ एग्जिस्ट होती है सुन्नी मुस्लिम्स में, जहाँ शिया लॉ इसे वॉइड साबित करता है। ये इरेगुलर इसीलिए इसे कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो शादी होती है ना वो रूल्स को वॉयलेट करके होती है, कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल नहीं होती हैं वैलिड मैरिज के मुताबिक। जैसे कि कोई मुस्लिम किसी क्रिश्चियन से शादी कर रहा है, किसी ज्यूज से शादी कर रहा है या नॉन मुस्लिम से शादी कर रहा है, तो वैसे तो ये वॉइड है करना, लेकिन ये इरेगुलर है तब बन जाता है जब कोई क्रिश्चियन लड़की या ज्यूइश लड़की या कोई भी और रिलीजन की लड़की है वो अपना धर्म बदल कर इस्लाम धर्म को फॉलो करती है, तब ये वैलिड बन जाता है शादी। लास्ट इज़ मुता मैरिज। दोस्तों मुता मैरिज एक टेम्पररी मैरिज है, तत्काल की शादी, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के लिए की जाती है, जो कि मोस्टली प्रैक्टिस की जाती है शिया मुस्लिम्स के द्वारा। इट इज़ लेजिटिमेट मतलब वैलिड, लेजिटिमेट का मतलब होता है वैलिड इन ओनली शिया मुस्लिम्स। जो हक महर होता है लड़की को वो दे देते हैं एट द टाइम ऑफ डिवोर्स। तो दोस्तों शादी की टाइम पीरियड और जो हक महर होती है वो सब के बारे में लड़की को पता होना चाहिए। ये शादी सुन्नी मुस्लिम्स नहीं फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ द अरेबियन कंट्रीज़ जैसे अबू धाबी, दुबई और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे शिया मुस्लिम्स पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा तो ईरान में पाए जाते हैं। तो उन लोगों को शेख्स बोलते हैं जो दुबई, अबू धाबी वगैरह में रहते हैं। तो उनकी जो क्या होती है कि बिज़नेस होती थी, ऑयल की बिज़नेस, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ठीक है, कोई ऑयल की बिज़नेस होती थी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की। तो बिज़नेस के सिलसिले से उनको जाना पड़ता था दूसरे दूसरे जगह, दूर दूर जगह, जहाँ पर उनको अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करनी थी, जिसकी वजह से वहाँ जहाँ वो काम पर जाते थे तो वहाँ पर वो मुता मैरिज कर लेते थे, शादी कर लेते थे अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए। वैसे तो हाउएवर इस्लाम हमारा इस चीज़ के लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है, मतलब इस्लाम डज़ नॉट अलाउ कोहैबिटेशन विद एनी वुमन अदर देन हिज ओन वाइफ। तो जो शेख्स होते थे ना वो कुछ कुछ समय के लिए शादी करते थे, जहाँ जहाँ वो शिफ्ट करते थे, और जब वो डिवोर्स लेते थे तो वो लड़की का जो भी बनता था पैसा, हक महर, वो देकर एज अ कंसिडरेशन वो चले जाते थे। तो ये कॉन्सेप्ट हम शिया मुस्लिम्स में देखते हैं और इसे कहते हैं मुता मैरिज। इसमें कोई भी विटनेस की ज़रूरत नहीं होती है। द टर्म मुता मीन्स प्लेजर, लेकिन सुन्नी मुस्लिम्स इसे प्रोस्टिट्यूशन के तौर पर देखते हैं। इन ईरान मुता वर्ड जो है टाइम टू टाइम यूटिलाइज होती है और इसे ईरान में कहा जाता है सिगाह। सिगाह मीन्स फिक्स्ड मैरिज, कैन बी डन फॉर 1 आवर टू 99 ईयर्स। मतलब ईरान में मुता को सिगाह भी कहा जाता है। और ईरान में क्या है कि आप 1 घंटे के लिए भी शादी कर सकते हैं और 1 घंटे से एक्सीड करो तो 99 ईयर्स के लिए भी कर सकते हो, जिसमें कि लड़की का डेली मेंटेनेंस इंक्लूड रहता है। नो मैटर हाउ शॉर्ट ड्यूरेशन वॉज द मैरिज, यहाँ पे वुमेन को भी इद्दत में रहना पड़ता है फॉर 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। सबसे मज़े की बात यह है दोस्तों कि मुता मैरिज में जब अपना टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, जब डिवोर्स लेते हैं वो लोग, मतलब अपना हक महर देता है लड़का, तो वो चाहे तो वापस से अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर सकते हैं, वापस से वो दूसरी शादी एक ही इंसान से कर सकते हैं। और अगर लड़की जो है रिफ्यूज़ कर जाती है टू फुलफ़िल द सेक्शुअल डिज़ायर, तो जिसकी वजह से लड़की को वापस करना पड़ता है पैसा हस्बैंड को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।